अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अभी आप 2 मिनट वेट कर लो, पीपीटी अपलोड होती है तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या क्लियर है सबको? सैंपल साइज कैलकुलेशन अननोन पॉपुलेशन के लिए और नॉन टैप पॉपुलेशन के लिए। पीपीटी अपलोड होगी फिर आप नमाज कर लो, ठीक है, जिसे पढ़नी है। 5 टाइम पे फिर स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर, ठीक है, तब तक पीपीटी भी अपलोड हो जाएगी।
आज हमने पढ़ना है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? अगर आप लोगों को आइडिया हो इसके वर्ड से, आपको क्या आइडिया मिलता है कि सैम्पलिंग किसे हम कहते हैं? ठीक है, सैम्पलिंग प्रोसेस तो कहते हैं जिसमें हम अपना सैंपल सिलेक्ट करते हैं। आज हम सैम्पलिंग देखेंगे, सैम्पलिंग की डेफिनेशन, कुछ टर्म्स हम देखेंगे, फिर डिफरेंट इसके टाइप्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पे देख लेते हैं सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग certain members or a subset of the population to make statistical inferences from them and to estimate characteristics of the whole population। ठीक है, तो बेसिकली सैम्पलिंग हमारे पास प्रोसेस है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं अपने सैंपल को, ताकि हम अपने रिजल्ट्स ड्रॉ करके ओवरऑल पॉपुलेशन पे उसको जनरलाइज कर सकें। इसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। कुछ टर्म्स आती हैं जब हम सैम्पलिंग को डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन क्या चीज है? ठीक है, ओवरऑल पॉपुलेशन में हमारे पास आ गई टारगेटेड पॉपुलेशन, फिर हमारे पास एक्सेसिबल पॉपुलेशन आ जाती है, फिर स्टडी पॉपुलेशन। सैंपल हमारे पास आता है। एलिमेंट हमारे पास क्या है? सिंगल यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, हम एलिमेंट से प्रेजेंट करते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? आपके पास एक लिस्ट होती है पॉपुलेशन की जिसमें से आप सैंपल ड्रा करते हैं, तो उसे हम अपना सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग के लिए मोस्टली हमें सैम्पलिंग फ्रेम की जरूरत होती है। फिर है सैम्पलिंग बायस, जिसमें ओवर या अंडर रिप्रेजेंटेशन हम अपने रिजल्ट कर लेते हैं, तो उससे हमारी सैम्पलिंग बायस आ सकती है। ठीक है, या तो हम ज्यादा सैंपल ले लेंगे, या हम जितना हमें रिक्वायर होता है उससे हम कम सैंपल ले लेंगे, तो ओवर कर लें या अंडर कर लें। ठीक है, दोनों की वजह से हमारे पास सैम्पलिंग बायस आएगा। सैम्पलिंग क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसकी बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन से लोग हमारे सैंपल में आएंगे। ठीक है, क्लियर होगी टर्म सबको? कुछ टर्म्स हैं जो जब भी आप सैंपलिंग की बात करते हैं तो फिर ये कुछ टर्म्स यूज होती हैं। सैम्पलिंग एरर क्या है? आपका डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टेटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रही है, वैल्यूज मैच ना करें, सैंपल स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू से मैच ना करें, डिफरेंस आ जाए तो इट मींस वो सैम्पलिंग एरर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सैम्पलिंग एरर, अक्सर ये पेपर्स में आती है सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट बताया गया सैम्पलिंग ब्रेकडाउन हम कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जैसे हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन आ गई, इसमें से हमने क्या कर लिया? थ्योरेटिकल पॉपुलेशन निकाली। हु डू यू वांट टू जनरलाइज टू? ठीक है, कि किस पॉपुलेशन पे आप जनरलाइज करोगे अपनी स्टडी के रिजल्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी? थ्योरेटिकल पॉपुलेशन क्या आएगी? आर यूनिवर्सिटीज इन पंजाब। ठीक है, तो किसी हमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमने डाटा लेना है, तो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पॉपुलेशन आएगी हमारे पास, ये हमारे पास आएगी आर यूनिवर्सिटीज इन पंजाब। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड, हमने इसमें से थोड़ा सा कंसाइज किया, तो हमारे पास आ गई स्टडी पॉपुलेशन। व्हाट पॉपुलेशन कैन यू गेट एक्सेस टू? किस पॉपुलेशन के पास जाके आपने डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या था कि आर यूनिवर्सिटी पंजाब है, फिर पंजाब में से आप कंसाइज कर लो कि जितनी यूनिवर्सिटीज लाहौर में, वो आपकी स्टडी पॉपुलेशन आ गई। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारे पास सैम्पलिंग को ब्रेक डाउन किया गया, हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम, हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू देम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज लाहौर में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ गई। देन है सैंपल, हु इज इन योर स्टडी, फिर आपने उस लिस्ट में से बता देना कि आपने अपनी सैंपल अपनी स्टडी में अपनी कितनी यूनिवर्सिटीज इंक्लूड करनी है। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटीज लेनी है, 2 लेनी है, 1 लेनी है, वो आप यहाँ पे सैंपल में बता दोगे। तो ये हमारे पास होगी सैम्पलिंग ब्रेकडाउन। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉपुलेशन हमारे पास आ गई थी कि पंजाब की यूनिवर्सिटीज, फिर हमने उसको स्टडी पॉपुलेशन में किया कि लाहौर में यूनिवर्सिटीज कितनी है, फिर सैम्पलिंग फ्रेम में हमने लिस्ट बना दी कि ये हमारे पास यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट है लाहौर में। उसके बाद फिर हमने बता दिया कि अब इन यूनिवर्सिटीज में से हमने कितनी यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट करनी है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है सैम्पलिंग ब्रेकडाउन का। ठीक है, सैम्पलिंग एरर था कि डिफरेंस आता है आपकी वैल्यूज की, जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज होती है, जो पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यूज होती है, उनके दरमियान जो डिफरेंस आता है उसे हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सैम्पलिंग ब्रेकडाउन। वाई सैंपल, हमें सैंपल क्यों चाहिए था, हम ओवरऑल पॉपुलेशन को क्यों नहीं लेते। जी आप बताओ क्यों नहीं, हम पूरी पॉपुलेशन पे क्यों नहीं स्टडी कर सकते, हमें सैंपल ही क्यों चाहिए होता है। ठीक है, हमारे पास जितना ही हमारे पास पॉपुलेशन कम होती जाएगी उतना ही हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आएंगे। ठीक है, बाइसेंस के चांसेस खत्म हो जाएंगे। पूरी पॉपुलेशन को अगर 1000 की या 10,000 की पॉपुलेशन है तो डिफिकल्ट है उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसलिए हम अपना उनमें से सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, टाइम सेव हो जाता है हमारा, मनी सेव हो जाती है, इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्यूरेट आती है, इसलिए हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लार्ज पॉपुलेशन सैंपल्स, हम लार्ज पॉपुलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, लोअर कॉस्ट, जब हम सैंपल अपना कंसाइज कर लेंगे, पूरी पॉपुलेशन से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम सिंपल थोड़े से पार्ट से वो इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उस पर मनी भी कम चाहिए होगी। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट हमारे आएंगे, हम डाटा इजीली कलेक्ट कर सकते हैं और स्पीडी कर सकते हैं कलेक्ट। ठीक है, फील्ड टाइम हमें कम चाहिए when it is not possible to study the whole population। ठीक है, जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल होता है, देन हम अपना सैंपल सिलेक्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड सैंपल की। ठीक है, एक अच्छा सैंपल तब होगा जब वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव तब होगा जब हमने अपने सैंपल साइज एक्यूरेट कलेक्ट किया होगा। ठीक है, ना तो हमने ओवर कलेक्ट किया होगा ना ही अंडर, बल्कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो हमने उतना सैंपल कलेक्ट किया तो देन वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का। फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। ठीक है, सैंपल में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ना ही एरर होनी चाहिए, देन वो गुड सैंपल है। एक्यूरेसी टू डिग्री टू विच बायस इज एब्सेंट फ्रॉम दिस सैंपल। ठीक है, यहाँ पर वही चीज बता दी गई है। सैंपल साइज एडिक्वेट इन साइज एंड रिलायबल, वो सैंपल साइज जो साइज में जितना आपको रिक्वायर आपने उतना ही लिया, वो रिलायबल है, देन वो गुड सैंपल है। ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रेलिवेंट, उस सैंपल साइज में आपको जिस तरह की पॉपुलेशन चाहिए थी, क्या वो उससे रिलेटेड आपने उसी से रिलेटेड आपने सैंपल सेलेक्ट किया या आपने कोई और सैंपल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उस वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी।
फ्री फ्रॉम रैंडम सैम्पलिंग एरर, और इसमें आपके पास कोई रैंडम सैम्पलिंग एरर नहीं आया, देन वो आपका एक अच्छा सैंपल है। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड सैंपल की। अब फैक्टर्स, कुछ इफेक्ट हो सकते हैं सैंपल पे। ठीक है, अगर ये सारे फैक्टर्स हम कंट्रोल कर लें देन हमारे पास गुड सैंपल आएगा। अगर ये फैक्टर्स हम कंट्रोल नहीं करते तो गुड सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास नहीं आएंगी। नंबर 1 पे जो फैक्टर इफेक्ट करता है सैंपल पे वो है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिसर्चर। ठीक है, अब यहाँ पे रोल आ गया रिसर्चर का कि रिसर्चर कैसा काम करता है, वो कैसा है, वो कैसे सैंपल कलेक्ट करता है, ये सारा डिपेंड करता है रिसर्चर पे। ठीक है, इसके अलावा अभी यहाँ पे और कोई फैक्टर नहीं है जो सैंपल पे इफेक्ट करे, ये टोटली रिसर्चर की वजह से अगर कोई फैक्टर इफेक्ट होते हैं तो वो रिसर्चर के अपने हैं। जैसे इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, जो रिसर्चर है उसे पता ही नहीं है कि उसने सैंपल कैसे कलेक्ट करना है, कौन सा उसने सैंपल साइज का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, उसे कॉन्फिडेंस लेवल्स का नहीं पता, उसे मार्जिन ऑफ एरर का नहीं पता, तो वो कैसे सैंपल साइज का फार्मूला लगा के एक्यूरेट सैंपल साइज निकाल सकता है। लैक ऑफ नॉलेज इसमें आ गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, बस वैसे ही उसने खाना पूरी करने के लिए उसने जितना भी उसका दिल किया उसने सैंपल कलेक्ट कर लिए। लैक ऑफ ऑनेस्टी नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन नहीं है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उसको कोई फॉलो करने वाला नहीं है जो उसको देखे कि वाकई ही जितना जैसे सैंपल कलेक्ट करना चाहिए था उसने वैसे ही किया, सारे उसने प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए कि नहीं किया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं रिसर्चर्स के जिसकी वजह से सैंपल पे इफेक्ट आ सकते हैं। नंबर 2 पे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सैंपल। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर दी है उसने, इनअप्रोप्रिएट सैंपल साइज कलेक्ट कर लिया, लैक ऑफ प्रॉपर सैम्पलिंग फ्रेम नहीं था उसके पास। ठीक है, जब भी हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं उसके लिए हमें सैम्पलिंग फ्रेम चाहिए होते हैं। ठीक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के लिए हमें सैम्पलिंग फ्रेम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो उसे पता ही नहीं है सैम्पलिंग फ्रेम क्या है या कैसे उसके पास सैम्पलिंग फ्रेम आए देन वो सैंपल साइज कलेक्ट करे। टेक्निक्स का उसने प्रॉपर यूज नहीं किया, सैंपल साइज ने इनअप्रोप्रिएट सिलेक्ट किया, तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सैंपल। थर्ड फैक्टर आ गया बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसिस, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, लैक ऑफ कॉपरेशन एंड नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, ये कुछ सर्कमस्टांसिस है जिसकी वजह से सैंपल पे इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हमने देखा रिसर्चर्स की वजह से, उसकी कॉम्पिटेंसीज की वजह से इफेक्ट हो सकता है, सैंपल पे फैक्टर आ सकता है। ठीक है, सेकंड हमने देखा सैंपल की नेचर की बेस पे इफेक्ट आ सकते हैं। थर्ड पे है कि सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के थे जिसकी वजह से सैंपल्स पे इफेक्ट आ गए और वो अच्छे से सैंपल उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। क्लियर है सबको अभी तक सैम्पलिंग क्या है? फिर कुछ टर्म्स देखी हमने, एलिमेंट क्या है उसमें, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है हमारे पास, सैम्पलिंग एरर क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं जो सैंपल पे इफेक्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड सैंपल की। ओके, नेक्स्ट पर्पस में भी वही सारी चीजें बताई गई हैं जो हमने अभी पीछे देखी हैं। सैम्पलिंग सेव्स टाइम एनर्जी एंड मनी, सैम्पलिंग enables to estimate sampling errors, sampling helps in improving the quality of data, sampling helps in quick results and helps in quick generalization। ठीक है, ये इसके कुछ पर्पसेस हैं जिसके लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग प्रोसेस, इसमें 5 स्टेप्स हैं सैम्पलिंग प्रोसेस में। सबसे पहले हम पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हैं, फिर हम अपना सैम्पलिंग फ्रेम बताते हैं, उसमें से हम अपना सैंपल साइज बताते हैं, कंट्रोल फॉर बायस एंड एरर्स में हमने बायस और एरर्स को कंट्रोल किया हुआ है, देन अपना सैंपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। हमारे पास बेसिकली इसकी 2 टाइप्स आते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अगर हम सेकंड नेम देना चाहें तो हम उसको रैंडम सैम्पलिंग दे सकते हैं,
और नॉन प्रोबेबिलिटी को अगर हम सेकंड नेम देना चाहिए तो इसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्दर इसकी आगे प्रोबेबिलिटी की भी 4 टाइप्स आगे फर्दर हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी की भी 4 टाइप्स फर्दर हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग a sampling method that selects random members of a population by setting a few selection criteria। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या है कि हम रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया था, उसकी बेस पे हम फिर रैंडमली इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बायसनेस एरर के चांसेस जो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फेवरेटिज्म इसमें खत्म हो जाता है, एरर्स खत्म हो जाते हैं, बायस इसमें खत्म हो जाते हैं। रैंडम का क्या मतलब है कि उसमें सबका इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। ठीक है, जो रिसर्चर ऐसे नहीं पता होता कि कौन से पार्टिसिपेंट्स उसके पास आ जाएंगे और ना ही जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी नहीं पता था कि वो किस ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रैंडम है, जिसे हम ब्लाइंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, रैंडमाइजेशन ये चीज होती है, तो इसमें हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज रिलायंट ऑन रिसर्चर्स एबिलिटी टू सिलेक्ट मेंबर्स एट रैंडम। अब नॉन प्रोबेबिलिटी में ये टोटली रिसर्चर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस की बेस पे या अपनी मर्जी से वो लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें वो कोई वो प्रोटोकॉल या कोई इसमें वो चीज फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये टोटली नॉन रैंडमाइजेशन होती है। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी में उसकी अपनी मर्जी है कि रैंडमली वो जिसको चाहे वो सिलेक्ट कर ले, कोई प्रोसीजर या कोई वो मेथड यूज नहीं करता, वो अपने ऑन पे रैंडमली वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन में 10 लोग हैं तो उसकी अपनी मर्जी है कि वो पहले 3 को ले ले, दरमियान वाले 3 को ले ले या लास्ट वाले 3 को ले ले। इसके अलावा उसमें वो कोई मेथड यूज नहीं करता कि कोई प्रॉपर वो मेथड यूज करके जिसे उसे ना पता हो कि कौन से लोग उसके पास आ जाएंगे सिलेक्ट होके। ठीक है, तो वो जो सिलेक्शन का मेथड है वो प्रोबेबिलिटी में वो रैंडमाइजेशन करते हैं, प्रॉपर मेथड को फॉलो करके सिलेक्ट करते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी में वो कोई भी मेथड को यूज नहीं करते। ठीक है, आगे ये इसकी टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, अभी रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है तो इसमें रैंडमाइजेशन चारों में होगी। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखो तो नॉन प्रोबेबिलिटी के भी फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग है। ठीक है, इन चारों सैम्पलिंग में कोई रैंडमाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी की टाइप्स हैं उसमें सभी में रैंडमाइजेशन होगी। ठीक है, क्लियर है सबको अभी तक? नेक्स्ट चलो। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी में रैंडम लिखा हुआ है लेकिन इसमें कोई प्रोसीजर या कोई मेथड यूज नहीं करता। ठीक है, वो अपनी मर्जी से वो रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, ऊपर आप देखो उनके पास एक क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो करके रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है। ठीक है, जो रिसर्चर्स की अपनी मर्जी है वो अपनी मर्जी से रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं लोगों को। तो सैम्पलिंग ब्रेकडाउन दोबारा से रिपीट कर देती हूँ।
ठीक है, ये सैम्पलिंग ब्रेकडाउन है। पहले हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन आती है, फिर उसमें से हम थियोरेटिकल पॉपुलेशन निकालते हैं, स्टडी पॉपुलेशन निकालते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास होता है, देन हम अपना सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल पॉपुलेशन में क्या है, हु डू यू वांट टू जनरलाइज, तो किस पॉपुलेशन पे आप जो आपके रिजल्ट्स आएंगे आप उसको जनरलाइज करोगे। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी पे स्टडी करना चाहिए स्टूडेंट्स पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओगे ऑल यूनिवर्सिटीज इन पंजाब। ठीक है, पंजाब में जितनी भी स्टूडेंट्स, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आप उन पे रिजल्ट अप्लाई करोगे, जनरलाइज करोगे। फिर आपके पास है स्टडी पॉपुलेशन, व्हाट पॉपुलेशन कैन यू गेट एक्सेस टू। फिर पंजाब में से आप किस सिटी पे जाके यूनिवर्सिटीज में जाके इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, यहाँ पे आप बता दोगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अपने लाहौर में देखने यूनिवर्सिटीज तो वो ऑल यूनिवर्सिटीज इन लाहौर। ठीक है, अब पंजाब से हमने थोड़ा कंसाइज कर लिया, हम लाहौर में आ गए, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हमारी लाहौर में वो हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन है। सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास क्या है, हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू देम। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें हमें पता चलेगा कि पूरे लाहौर में टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ गई, देन सैंपल है हु इज इन योर स्टडी। अब यहाँ पे हम फिर बता देंगे कि जो ऊपर हमारे पास लिस्ट थी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट थी, तो उनमें से अगर हमने 2 यूनिवर्सिटीज में स्टडी करनी है तो यहाँ पे हम बता देंगे यूनिवर्सिटीज के नेम के ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से हम अपना सैंपल हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है नीलम, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, नमाज पढ़नी है मैंने भी, जिसने नहीं पढ़ी वो भी पढ़ लो। ठीक है, फिर हम 5:40 पे स्टार्ट करते हैं लेक्चर।
स्टार्ट करें दोबारा से। फर्स्ट में हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। One of the best probability sampling techniques that helps in saving time and resources is the simple random sampling method. It is a trustworthy method of obtaining information where every single member of a population is chosen randomly, merely by chance, and each individual has the exact same probability of being chosen to be a part of a sample। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से क्या होता है, टाइम सेव होता है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज में हम उसको यूज कर सकते हैं। इसमें इक्वल चांस होता है एवरी इंडिविजुअल के सिलेक्शन का। ठीक है, आगे देख लेते हैं किस किस मेथड के जरिए हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि थ्रू लॉटरी मेथड एक मेथड होता है जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई 4 ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप ए बी सी और डी, और मेरे पास 60 लोग हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैंने हर ग्रुप में 20 मेंबर्स आए, तो मैं क्या करूंगी, एक बाउल में सबकी स्लिप्स नेम लिख के स्लिप्स में उनके बाउल में डाल दूंगी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास जो फर्स्ट स्लिप्स आएंगी वो कौन से लोग होंगे उसमें। ठीक है, मैं पहले से सिलेक्ट कर लूंगी। जो फर्स्ट मेरे पास 20 आएंगे वो मेरे ग्रुप ए में चले जाएंगे, जो अदर 20 होंगे वो मेरे ग्रुप बी में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह सी में चले जाएंगे। तो इस तरह हम पहले से सिलेक्ट कर लेंगे कि बाय लॉटरी मेथड से कौन कौन से इंडिविजुअल या कितने मेंबर्स हमारे ग्रुप्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने सिलेक्ट कर लिया कि जो मैं फर्स्ट 20 स्लिप्स निकालूंगी वो मेरे ग्रुप ए में आएंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि जो 20 हैं उनमें से कौन से 60 में से 20 हैं जो मेरे ग्रुप ए में आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 20 मेरे ग्रुप ए में आ गया। अब यहाँ पे जब ए में आए तो इट मीन्स कि यहाँ पे रिसर्चर को भी नहीं पता कि कौन से 20 लोग ग्रुप्स ए में आएंगे, और इसी तरह जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी नहीं पता कि वो किस ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटली रैंडमाइजेशन है, रैंडम टेक्निक यूज करते हैं सैम्पलिंग की, जिसमें इक्वल चांस है सबकी सिलेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बायस के चांसेस खत्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ए को हमने ट्रीटमेंट देना है और ग्रुप बी को हमने ट्रीटमेंट नहीं देना। ठीक है, और अगर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं जो मुझे जानने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे ग्रुप ए में आ जाए, मैं उनको ट्रीटमेंट अच्छा दूंगी, बी को मैंने ट्रीटमेंट नहीं देना। जब हम लॉटरी मेथड सिलेक्ट करेंगे तो इसमें बायसनेस के और फेवरेटिज्म के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन से ग्रुप ए में आएंगे कौन से ग्रुप बी में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जाम्पल में ये बताया दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 500 एम्प्लॉयज, इफ द एचआर टीम डिसाइड्स on conducting team building activities, it is highly likely that they would prefer picking kids out of a bowl. In this case, each of 500 employees has an equal opportunity of being selected। ठीक है, अगर यहाँ बताया कि 500 एम्प्लॉयज हैं और इनमें से जो हमने कुछ फॉर एग्जाम्पल 200 या 300 सिलेक्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, लॉटरी मेथड यूज करेंगे। सबके नेम हम किट्स पे लिख के बॉल में डालेंगे, फिर हम 200 निकालेंगे। ठीक है, तब तक जब तक हम 200 नहीं निकालेंगे तब तक 500 के पास इक्वल चांसेस सिलेक्शन के। अब फिर 200 जो मेरे पास आ गए वो मेरे पास रैंडम ही है, क्योंकि इसमें नहीं पता था मुझे भी कि कौन से 200 एम्प्लॉय सिलेक्ट होंगे। ठीक है, ना ही एम्प्लॉयज को पता था कि कौन से वो सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे ये हमने रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज की है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, पॉपुलेशन है, अब फर्स्ट 5 में से कौन सा मेंबर सिलेक्ट होगा, रैंडमली सिलेक्ट किया तो उनके पास 3 आ गया, 2 आ गया उनके पास। इस तरह सेकेंड रो में से 10 सिलेक्ट हो गया उनके पास, थर्ड रो में से 14 वाला इंडिविजुअल सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं थी तब तक ये क्या था, इक्वल चांसेस सबके पास सिलेक्शन का। अभी जो सिलेक्ट हुए ये रैंडमली सिलेक्ट हुए हैं। रिपीट कहाँ से करूँ दोबारा से, रैंडम सैम्पलिंग। दोबारा से बता देती हूँ, रैंडम सैम्पलिंग क्या है, जिसमें इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, सबके पास इक्वल चांस होता है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है रैंडमली। रैंडमली के लिए सिलेक्शन के लिए या तो हमारे पास लॉटरी मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है, या हमारे पास कोई लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम उनमें से कंप्यूटर से अवेलेबल कंप्यूटर लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, जिसे हम रैंडमली सिलेक्ट कर लें इंडिविजुअल्स को, या हम लॉटरी मेथड यूज कर लेते हैं।
अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर की लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो हम रैंडमली अभी देखने से पहले हम क्या देंगे कि फॉर एग्जांपल 5 या 6 हमने सिलेक्ट करना है तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, या हम रैंडमली सभी के 1000 100 की स्लिप्स हम डालेंगे और बाउल में से हम फिर 100 हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास 200 है, हमने उसमें से 100 सैंपल लेना है तो 200 के हम नेम लिख के फिर उसमें से हम सिर्फ 100 निकालेंगे, ठीक है। अब जो 100 हमारे पास आएंगे, हमें नहीं पता कि वो 100 कौन से पार्टिसिपेंट है, तो ये हमारे पास रैंडमली हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, फेवरेटिज्म बायस के चांसेस खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है, ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है कि 15 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, इनमें से हमने सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो जब हम सिलेक्शन नहीं करते तब तक सबके पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का, ठीक है। ये रैंडमाइजेशन में सबके पास इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। अब जो हमने लॉटरी मेथड यूज किया, ठीक है, ये हमने सबके नाम डाले स्लिप्स में, बाउल में डाले, फिर हमने इसमें से सिर्फ 4 पिक किए, ठीक है, हमने सिर्फ 4 इंडिविजुअल निकालने हैं, तो जब हमने स्लिप्स निकाली तो हमारे पास टीम वाला बंदा आ गया, ठीक है, सेकंड आ गया, 10 नंबर पे जो इंडिविजुअल था वो आ गया, 14 नंबर पे जो इंडिविजुअल था वो आ गया। तो ये हमने जो बंदे इंडिविजुअल जो हमने पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए, ये हमने थ्रू रैंडमाइजेशन किए, ठीक है। और रैंडमाइजेशन के लिए हमने लॉटरी मेथड यूज किया है, ये थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम लॉटरी मेथड यूज कर लेते हैं कि जितने पार्टिसिपेंट है सभी के नेम बाउल में डालो और जितने आपको सैंपल साइज रिक्वायर्ड, अगर आपके पास 300 है पार्टिसिपेंट, ठीक है, और आप लोगों को 150 चाहिए या 100 चाहिए, तो आप 300 के नेम लिख के स्लिप्स में उनमें से सिर्फ आप 150 निकालोगे, ठीक है। अब जब आप 150 निकालोगे, आपको नहीं पता कि उन 300 में से कौन सा, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप आ गई रैंडम सैम्पलिंग की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ मेथड where the researchers divide the entire population into sections or clusters that represent a population, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है। बताया कि क्लस्टर्स की फॉर्म में हम कुछ सेक्शंस बना लेते हैं। Clusters are identified and included in a sample on the basis of defining demographical parameters such as age, location, sex, etc. क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, क्लस्टर्स बना लेते हैं या कुछ सेक्शन बना लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है। किस बेस पे, ये हम ज्यादातर जियोग्राफिकली बाउंड्रीज लेवल पे हम ये क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया कि एज, अगर हम एज स्पेसिफाई कर लें तो हम उनका एक क्लस्टर बना लेंगे। अगर हम लोकेशन की बात करें तो हम उन लोकेशन की बेस पे एक क्लस्टर बना लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शालामार है, शालामार के साथ मुगलपुर, आई थिंक, हाँ, तो हम क्या करेंगे, लोकेशन की बेस पे हमने क्लस्टर बना लिए, ठीक है। शालामार की कम्युनिटी के लोगों को हमने एक क्लस्टर बना लिया, मुगलपुरा की कम्युनिटी कम्युनिटी को हमने एक क्लस्टर बना लिया, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, पहले क्लस्टर बना लेंगे, फिर उनमें से हम रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास है क्लस्टर सैम्पलिंग। Study population is divided into heterogeneous groups usually based on a geographical area, ठीक है। geographically areas को देख के जो हम सैम्पलिंग करते हैं वो हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग है। From these group samples are randomly draw from these groups, ठीक है। जो हमने क्लस्टर्स बनाए होते हैं फिर हम उनमें से रैंडमली इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं। One thing to consider, heterogeneity within the method is mostly feasible in case of diverse population spread over different areas, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बताती हूँ, फिर इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, फिर आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अभी यही है कि क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जियोग्राफिकली लेवल्स पे हम क्या करते हैं, क्लस्टर्स बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है।
फिर उन जो हमने ग्रुप्स बनाए होते हैं या क्लस्टर बनाए होते हैं उनमें से हम फिर रैंडमली इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देखो, ठीक है, एक साइड क्लस्टर वन उन्होंने कुछ गांव कुछ ये हाउसेस को या होम्स को उन्होंने एक क्लस्टर बना दिए। ठीक है, दरमियान में वो क्या है, बाउंड्री शो की गई है, मतलब एक जो क्लस्टर वन है वो कोई और एरिया के घर है। ठीक है, उसके बाद जो क्लस्टर टू है वो कोई और साइड के हाउसेस हैं। इसी तरह क्लस्टर थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है, अब ये जो दरमियान में लाइंस जा रही है, इट मीन्स के ये ज्योग्राफिकल इनके दरमियान बाउंड्रीज है, तो उन्होंने ये क्लस्टर्स बना लिए। ठीक है, फिर क्लस्टर्स में से वो रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करें। जैसे अगर आप क्लस्टर वन में देखें तो उन्होंने 4 हाउसेस को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इट मीन्स के क्लस्टर में से आप वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, क्लास की बात ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफरेंट नर्सिंग कॉलेज का क्लस्टर बना ले, ठीक है, जैसे फातिमा का हम क्लस्टर बना ले सेपरेट, श्री सिटी का एक क्लस्टर बन गया हमारे पास स्टूडेंट्स का, एक शालामार के स्टूडेंट्स का क्लस्टर बन गया। ठीक है, ये हम डिफरेंट एरियाज की बेस पे क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, अपनी क्लास में हम क्लस्टर्स नहीं बनाएंगे, फिर उनमें से हम फिर इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे। रेड हाउसेस सैंपल को प्रेजेंट करें कि उन्होंने क्लस्टर में से अब वो सैम्पलिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहले वो क्लस्टर्स बनाएंगे, फिर उसमें से वो सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, ये ज्योग्राफिकली लेवल्स को क्या कहते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स, फिर उनमें से वो रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी नर्सिंग कॉलेजेस की एग्जांपल दी है, अगर हमने नर्सिंग स्टूडेंट्स लेने हैं डिफरेंट सेटिंग से, तो हम क्या करेंगे, हम क्लस्टर्स बना लेंगे। ठीक है, फिर हम उनमें से हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग है। तो पीछे आप लोगों ने एक टर्म देखी थी कि हेट्रोजेनिटी होनी चाहिए विद इन द क्लस्टर एंड होमोजेनिटी बिटवीन द क्लस्टर्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये आगे मैंने डिफरेंस बताया हुआ, तो मैं ये आगे बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्ट्राटिफाइड अगर आप देखो सैम्पलिंग अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, और ये क्लस्टर सैम्पलिंग, दोनों सेम आपको लगेंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर हमने देखनी है, गवर्नमेंट देखना चाह रही है यूनाइटेड स्टेट की, टू इवेल्युएट द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स लिविंग इन दी मेनलैंड यूएस। ठीक है, यूएस में वो देखना चाह रही कितने वो इमिग्रेंट्स वहां पे रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब यूएस इतनी बड़ी वो कंट्री है, ठीक है, तो उसमें से उन्होंने डिफरेंट सिटीज को या स्टेट्स को उन्होंने क्लस्टर बना लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कैलिफोर्निया एक उन्होंने क्लस्टर बना लिया, टेक्सास एक क्लस्टर बना लिया, फ्लोरिडा एक क्लस्टर है, कोलोराडो एक क्लस्टर है। ठीक है, अब ये 4 इन्होंने क्लस्टर्स बना लिए। इन क्लस्टर में से वो रैंडमली सैम्पलिंग करके बताएंगे कि एक स्टेट में कितने नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स वहां पर रहते हैं। तो ये है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, जियोग्राफिकली लेवल पे एरिया की बेस पे अगर हम सैम्पलिंग करते हैं तो हम क्लस्टर सैम्पलिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें भी हम ग्रुप्स बनाते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड वेयर द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू smaller groups that do not overlap but represent the entire population together. While sampling, these groups can be organized and then draw a sample from each group separately. ठीक है, सेपरेटली। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे भी क्या बताया गया कि स्मॉल ग्रुप्स में वो डिवाइड करेंगे, फिर जो ग्रुप्स डिवाइड किए होंगे फिर उनमें से वो रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है इन्होंने, a researcher looking to analyze the characteristics of people belonging to different annual income divisions will create strata. ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रुप्स बनेंगे उसे हम स्ट्रेटा कहेंगे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम मीन स्ट्रेटा बनेंगे, यहाँ पे ग्रुप्स बनेंगे।
कि उन्होंने इनकम लेवल्स, इनकम देखनी है फैमिली के, एनुअल उनकी फैमिली इनकम कितनी है, तो वो क्या किया उन्होंने स्ट्रेटा बना दिए। अब एक उन्होंने स्ट्रेटा बनाया जिसमें लेस देन $20,000 जिनकी सैलरी होगी, ठीक है। नंबर 2 पे जो उन्होंने स्ट्रेटा बनाया $21,000 से लेके 30,000 तक जिनकी सैलरी होगी, ये स्ट्रेटा 2 आ गया उनके पास। फिर स्ट्रेटा 3 उन्होंने 31,000 से 40,000 जिनकी सैलरी होगी, जिनकी फोर्थ पे स्ट्रेटा उन्होंने बना दिया 41 से 50,000 तक जिनकी सैलरी होगी, ठीक है। तो ये उन्होंने स्ट्रेटा बना दिए, फिर इनमें से वो अब सैम्पलिंग करके देखेंगे कि कितने बंदे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम की एग्जांपल बताई गई है कि 4 ग्रुप्स बना के पहले फिर उनमें से वो रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजेनिटी की ना मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को, आगे आपको क्लियर समझ आएगी स्लाइड में। जैसे ये, ठीक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के उन्होंने क्या किए, 2 स्ट्रेटा बना लिए, एक वुमेन का और एक मैन का, फिर उनमें से वो रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं। ये ठीक है, यहाँ पे अब आप लोगों को क्लियर होगा कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है, होमोजेनिटी कहाँ पे और हेट्रोजेनिटी कहाँ पे है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में अगर आप लोग देखो तो उसमें क्या बताया गया, होमोजेनिटी विद इन ग्रुप्स में है, ठीक है, और हेट्रोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स में है। विद इन ग्रुप्स में अगर आप स्ट्रैटिफाइड में देखो तो उसमें क्या है, 6 उन्होंने स्ट्रेटा बनाए हुए हैं, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर आपको 6 बॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने 6 स्ट्रेटा बनाए हुए हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रुप में देखो तो उसमें एक ही कलर के लोग उन्होंने शो किए हुए, ब्लैक कलर के, ठीक है। ब्लैक उसकी क्या है, राउंडिंग जो कवरिंग हुई ना वो ब्लैक कलर की है। सेकंड में आप देखो तो ब्लू वाले में वो उसकी जो राउंडिंग है, जिसके किनारे हैं वो क्या है, ब्लू कलर के हैं, ठीक है। जिन्होंने जो फुल उसको हाईलाइट किया है ना, ब्लैक को, 2 जो ब्लैक उन्होंने फुल हाईलाइट किए हुए हैं, जो फुल ब्लैक है, इसमें से वो सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप कलर देखो, जो थर्ड में है वो पर्पल, उसकी वो सारी कवरिंग है। फोर्थ में वो सारे रेड उसकी कवरिंग है, ठीक है। फिर ब्राउन है, फिर ग्रीन है। तो इसका क्या मतलब है कि विद इन जो ग्रुप है उसमें जो होमोजेनिटी प्रेजेंट है, कि सारे के सारे जो राउंड सर्कल्स हैं ये सारे के सारे सेम कलर के हैं, ठीक है। होमोजेनिटी का यही मतलब होता है ना कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले स्ट्रेटा में देखो तो सबका कलर ब्लैक है, 12 इसमें राउंड बनाए गए हैं, ठीक है, सर्कल्स हैं 12। फर्स्ट वाले स्ट्रेटा में आप देखो तो 12 सर्कल्स हैं और 12 के कलर सारे ब्लैक हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे होमोजेनिटी विद इन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप ब्लैक वाले को और ब्लू वाले को कंपैरिजन करो आपस में तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इट मीन्स यहाँ पे हेट्रोजेनिटी आ गई बिटवीन ग्रुप्स, ठीक है। विद इन ग्रुप्स में इसमें होमोजेनिटी प्रेजेंट है, लेकिन बिटवीन ग्रुप्स में हेट्रोजेनिटी इसमें आ गई। ये चीज समझ आइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड में आ गई होमोजेनिटी विद इन ग्रुप्स में है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के स्ट्रेटा को या ग्रुप्स को कंपेयर करें तो उसमें हेट्रोजेनिटी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह सेकंड में देखो क्लस्टर में, अब क्लस्टर में वो क्या कहता है, हेट्रोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स में हेट्रोजेनिटी है, लेकिन अगर हम ग्रुप्स को कंपैरिजन करें तो उसमें होमोजेनिटी आ जाती है। ठीक है, जैसे क्लस्टर में आप फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले ग्रुप में वो सारे क्या है, कलर डिफरेंट है, ठीक है। ग्रुप तो एक, क्लस्टर तो एक बना हुआ है, लेकिन उसमें सारे के सारे इंडिविजुअल्स डिफरेंट कलर्स के हैं। इट मीन्स हेट्रोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स में प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग एक ही ग्रुप में थे,
क्लस्टर में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के लोग एक ग्रुप में हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करें तो हमें उनमें होमोजेनिटी नजर आती है। जैसे आप सेकंड और थर्ड वाले को देखो तो सेम कलर के हैं, अंदर वो डिफरेंट है लेकिन बाहर से अगर आप कंपेयर करो तो दोनों सेम है। दोनों में ओवरलैप नहीं है। ठीक है ना, क्लस्टर में ओवरलैपिंग है और ना ही स्ट्रैटिफाइड में ओवरलैपिंग है। फॉर एग्जाम्पल क्लस्टर के अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी, ठीक है, अगर हम जियोग्राफिकल एरियाज पे हम सैम्पलिंग करते हैं तो हम क्लस्टर्स बनाते हैं। अगर स्ट्रैटिफाइड अगर हम अपने कॉलेज में करें तो हम पोस्ट आरएन का हमने एक क्लस्टर बना दिया, स्टैटिक स्टाटा बना दिया, ठीक है, फिर हमने बीएसएन का एक स्टाटा बना दिया। कुछ करेक्टरिस्टिक की बेस पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेटा हमने बना दिए। ठीक है, ये हम जियोग्राफिकली लेवल पे नहीं करते। जियोग्राफिकल लेवल पर अगर हमें सैम्पलिंग करनी हो तो फिर हम क्लस्टर सैम्पलिंग को यूज करते हैं। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग में ए ग्रुप में डिफरेंट करेक्टरिस्टिक के लोग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड में ए ग्रुप के अंदर सेम करेक्टरिस्टिक्स के लोग होंगे। ठीक है, ओवरलैप का इसमें क्या मतलब है कि सारे के सारे इंडिविजुअल सेपरेट सेपरेट होंगे। ठीक है जी, समझ आ गई। एक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम ग्रुप्स बनाते हैं, इसे हम क्लस्टर कह देते हैं। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड में जो हम ग्रुप्स बनाते हैं उसे हम स्ट्रेटा कहते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग हम उसके जियोग्राफिकल एरियाज के लिए हम क्लस्टर सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास ए ग्रुप के अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं। स्ट्रैटिफाइड में ए ग्रुप के अंदर सेम करेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं। स्ट्रैटिफाइड में हम देखें तो उसमें होमोजेनिटी विद इन ग्रुप में प्रेजेंट है, लेकिन उसमें हेट्रोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स में आ जाती है। क्लस्टर में होमोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स मीन्स है कि अगर आप ए ग्रुप को, अगर ए ग्रुप में 10 लोग हैं, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में 10 लोग हैं, अगर आप वैसे दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करो तो दोनों में होमोजेनिटी प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप एक एक इंडिविजुअल को ए ग्रुप के अंदर कंपेयर करोगे तो सबकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगी। अच्छा, स्ट्रैटिफाइड और होमोजीनियस साथ ही साथ ये भी लिखोगे विद इन ग्रुप। ठीक है, होमोजेनिटी विद इन ग्रुप में आप लोगों के पास स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में है, और होमोजेनिटी तो क्लस्टर में भी प्रेजेंट है लेकिन विद इन ग्रुप्स में नहीं है, वो बिटवीन ग्रुप्स में है। ठीक है, इसी तरह हेट्रोजेनिटी स्ट्रैटिफाइड में बिटवीन ग्रुप्स में है, क्लस्टर में वो विद इन ग्रुप्स में है। ठीक है, समझ आ गई। अगर नहीं आई तो आप बता दो, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, उतनी देर अभी आप लोग ना फर्स्ट लेक्चर की अटेंडेंस लगाओ, और जहाँ से आपको नहीं समझ आई वो भी पूछ लो, फिर मैं बताती हूँ अटेंडेंस के बाद।
सिर्फ 16 लोगों ने अटेंडेंस लगाई है, कोई रह गया तो वो भी अटेंडेंस लगाओ अपनी। ठीक है, जो अटेंडेंस लगाएगा उसी की मार्क होगी अटेंडेंस। अभी ना नुदरत ने अटेंडेंस लगाई है, न शहजाद ने, ना अनसब ने। ठीक है, इसका ये मतलब है कि वो भी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे। अच्छा, किसकी समझ नहीं आई? क्लस्टर में विद इन ग्रुप हेटेरोजेनिटी तो है, लेकिन बिटवीन ग्रुप्स होमोजेनिटी की समझ नहीं आई। अच्छा, क्लस्टर में हेटेरोजेनिटी की समझ आ गई आपको, विद इन ग्रुप्स में है। क्या होमोजेनिटी, अगर आप देखो कंपेयर करो क्लस्टर्स को, तो आपको बाहर से सारे सेम नजर नहीं आ रहे, सभी में होमोजेनिटी प्रेजेंट है, एक जैसे है बाहर से। ठीक है, कलर्स अगर आप देखो तो जो ग्रुप ए में आपको कलर नजर आएंगे वही आपको ग्रुप बी में ये नजर आ रहे हैं। ठीक है, 6 जो ग्रुप्स हैं, जैसे फर्स्ट और फोर्थ वाले को उन्होंने दिखाया हुआ है, तो वो देखो सेम नहीं है बाहर से, अंदर से वो डिफरेंट है कलर्स। ठीक है, लेकिन बाहर से दोनों ग्रुप्स में सेम ही कलर है। ठीक है, पिंक उस कलर में उस ग्रुप में भी है, पिंक इस ग्रुप में भी है, ब्लैक भी है, इसमें ब्लू भी है, जितने इसमें 12 कलर्स प्रेजेंट है ग्रुप ए में, ठीक है, उतने ही 12 के 12 कलर्स प्रेजेंट है ग्रुप ई में। ठीक है, फोर्थ ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप में। तो इसका मतलब कि होमोजेनिटी इसमें विद इन ग्रुप्स में प्रेजेंट है, बिटवीन ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें जो होमोजेनिटी है वो बिटवीन ग्रुप्स में है और हेटेरोजेनिटी विद इन ग्रुप्स में है। अब ये समझ नहीं है। ठीक है, क्लस्टर्स में आप देखो तो अगर हम ग्रुप के अंदर जाके देखें ना, तो वो सारे उसमें हेटेरोजेनिटी है। ठीक है, सारे जो 12 कलर्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हेटेरोजेनिटी आ गई विद इन ग्रुप्स में। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर 12 फॉर एग्जाम्पल लोग हैं, तो सभी के कलर्स डिफरेंट है। ठीक है, ग्रुप के अंदर वो सारे डिफरेंट है, लेकिन अगर हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे तो वो उसमें होमोजेनिटी प्रेजेंट है, मतलब 12 जो लोग हमने उनमें लिए थे सेम उसी तरह के लोग दूसरे ग्रुप में भी हैं। जी समझ आ गई? मैं दोबारा रिपीट कर दूं?
नहीं आपको आ गई समझ? ठीक है, अगर नहीं आई तो बता दो, फिर मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। आवाज आ रही है सबको? ठीक है, ये जो यहाँ पे जो पिक बताई गई है, ठीक है, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड में भी हम क्या करते हैं, स्ट्रेटा बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और क्लस्टर में भी हम ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम क्लस्टर कह देते हैं। ठीक है, अब होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी की बेस पे ये डिफर है दोनों एक दूसरे से। क्लस्टर सैंपलिंग मोस्टली हम जियोग्राफिकल लेवल्स पे करते हैं। ठीक है, जब बाउंड्रीज हो उनमें से हमने सिलेक्शन करनी हो सैंपलिंग की, जब हम क्लस्टर सैंपलिंग करते हैं। उसमें अगर हम स्ट्रैटिफाइड में देखें, ये स्ट्रैटिफाइड में होमोजेनिटी विद इन ग्रुप्स में है, और उसमें हेट्रोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स में है। ठीक है, मतलब इसमें यही है कि होमोजेनिटी विद इन ग्रुप्स में कि एक ग्रुप के अंदर सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स होंगे उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया गया कि फर्स्ट ब्लॉक में वो सारे ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो 12 के 12 कलर हैं वो सारे के सारे ब्लैक कलर में हैं। ठीक है, सेकंड वाले में सारे ब्लू कलर्स के हैं, थर्ड में सारे पर्पल कलर के हैं, फिर रेड कलर के हैं, इसमें फिर ब्राउन है। ठीक है, फिर उसमें ग्रीन है। तो एक ग्रुप के अंदर सेम कलर के इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो ये होमोजेनिटी आ गई हमारे पास विद इन ग्रुप में। लेकिन अगर हम ग्रुप ए को और ग्रुप बी को कंपेयर करें तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इसमें हेट्रोजेनिटी आ गई बिटवीन ग्रुप्स में। ठीक है, इसके टोटली ऑपोजिट हमारे पास आ गई क्लस्टर सैंपलिंग। उसमें अगर हम देखें हेट्रोजेनिटी, तो वो विद इन ग्रुप में हेट्रोजेनिटी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कलर्स हैं, वो सारे डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ तो इसमें सारे सारे ब्लैक होने चाहिए थे, देन वो हमारे पास स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप के अंदर सारे के सारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। तो ये हमारे पास आ गई हेट्रोजेनिटी, इसमें आ गई विद इन ग्रुप्स में। ठीक है, अगर हम एक ग्रुप को सेकेंड ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो ये हमारे पास होमोजेनिटी आ गई। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। Using systematic sampling method, members of a sample are chosen at regular intervals of a population. It requires selection of a starting point for the sample and sample size that can be repeated at regular intervals. This type of sampling method has a predefined interval and hence this sampling technique is the least time consuming. Okay? अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, जब हमने कोई सैम्पलिंग करनी है तो हम पहले से कोई नंबर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1000 की पॉपुलेशन है मेरे पास, या मेरे जब मैंने किसी कम्युनिटी में विजिट करना है तो वहाँ पे 100 हाउसेज हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले मुझे नहीं पता कि किस नंबर पे कौन सा घर आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाने से पहले मैं कोई ना कोई नंबर सिलेक्ट कर लूंगी कि इस नंबर पे जो मेरे पास घर आएगा मैं उसमें से वो सैम्पलिंग कर लूंगी। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल थर्ड नंबर, आपने 3 नंबर सिलेक्ट कर लिया, तो अब जब आप विजिट करने जाते हैं तो थर्ड नंबर पे जो हाउस होगा वो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये जो हम सिस्टमेटिकली सिलेक्ट कर रहे हैं ये भी हम रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास हम सिस्टमेटिकली हम कैसे कैसे हमारे पास केथ नंबर होना चाहिए। ठीक है, केथ नंबर हमारे पास कैसे आता है, टोटल पॉपुलेशन को हम सैंपल साइज पे डिवाइड कर देते हैं, देन हमारे पास जो नंबर आते हैं, फिर उस नंबर पे जो हमारे पास घर आएगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल में देखो, for example, a researcher intends to collect a systematic sample of 500 people in a population of 5000। ठीक है, अब 5000 की पॉपुलेशन है, उसमें से उसे सिर्फ 500 लोग चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी नंबर फ्रॉम 1 to 5000 एंड एवरी 10th इंडिविजुअल विल बी चोजन टू बी अ पार्ट ऑफ द सैंपल। ठीक है,
अब 5000 में से इसने सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो वो कैसे सिलेक्ट करेगा? केथ नंबर उसके पास होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो केथ नंबर उसके पास है वो 10th आया है। अब केथ नंबर उसके पास कैसे आया? टोटल पॉपुलेशन पे उसने सैंपल साइज पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन के पास थी 5000 और सैंपल साइज उसको चाहिए 500। तो 5000 को उसने 500 पे डिवाइड कर दिया तो उसके पास आ गया 10, ठीक है। अब उसके लिए इजी हो गया कि 10th नंबर पे जो भी इंडिविजुअल आएगा वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इस तरह 10th पे जो भी बंदा आएगा उसको सिलेक्ट करके उसके पास 500 लोग आ जाएंगे। तो ये हमारे पास होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जिसमें हम केथ नंबर सिलेक्ट करके देन हम उस नंबर पर जो बंदा आएगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल 8000 मेरे पास पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसमें और मैंने सैंपल साइज जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे चाहिए सैंपल साइज फॉर एग्जाम्पल 400 मुझे सैंपल साइज चाहिए, ठीक है। ये 200 अगर हम कर लेते हैं तो अब हमारा अगर हमें सिस्टमेटिक सैंपल करनी है तो हमारे पास आना चाहिए केथ नंबर, ठीक है। अभी हमारे पास केथ नंबर कैसे आएगा? टोटल पॉपुलेशन को हम सैंपल साइज पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हमारे पास आएगा केथ नंबर? 40 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 40 नंबर आ गया। अब ये हमारे पास केथ नंबर आ गया 40। अब अगर हमारे पास 8000 की पॉपुलेशन है तो हम क्या करेंगे? जो 40 नंबर पे हमारे पास जो इंडिविजुअल आएगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसके लिए क्या हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? हमारे पास लिस्ट होगी 8000 पॉपुलेशन की, ठीक है। 8000 लोगों की हमारे पास लिस्ट होगी जिसमें उनके नेम मेंशन होंगे। फिर हमने केथ नंबर निकाले, अब हम इसमें से जो 40 नंबर पे हर 40 नंबर पे जो बंदा आएगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह हम 40 करते करते हमारे पास 200 लोग आ जाएंगे। तो इस तरह हम अपना सैंपल साइज कलेक्ट कर लेंगे थ्रू सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अभी हमने जो भी हमने पढ़ा है वो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स लिखी हैं। इससे मैं दोबारा बता देती हूँ केस में हमारे पास कैसे आता है। जब हमारे पास टोटल पॉपुलेशन होती है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन को आप सैंपल साइज पर डिवाइड तो ये मैंने अभी सिंपल वैसे एब्रीविएशन लिखी है, टोटल पॉपुलेशन ऐसे सैंपल साइज,
ठीक है। टोटल पॉपुलेशन मेरे पास 8000 है, सैंपल साइज मुझे 200 चाहिए, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया तो मेरे पास 40 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया केस नंबर। ठीक है। अब जो भी मेरे पास 40 नंबर पे बंदा होगा मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी, 40 करते करते मेरे पास 200 लोग आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास केस नंबर आएगा। ठीक है, तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ी, जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसके आगे हमने फर्दर 4 टाइप्स देखी हैं। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखी जिसमें हमने लोकरी मेथड को डिस्कस किया। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग देखी जो हम जियोग्राफिकली लेवल्स पे करते हैं। ठीक है, बाउंड्रीज हो, देन हम सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए हम क्लस्टर बनाते हैं, फिर उन क्लस्टर में से हम रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, उसमें भी हम स्ट्रैटा बनाते हैं, उसमें से फिर हम रैंडमली सैंपल सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में होमोजेनिटी विद इन ग्रुप्स में होती है और हेटेरोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स में होती है। इसकी ऑपोजिट क्लस्टर में आप कर लो तो होमोजेनिटी बिटवीन ग्रुप्स में होती है और हेटेरोजेनिटी विद इन ग्रुप्स में होती है। लास्ट में भी हमने देखी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसमें हम कोई केथ वैल्यू, कोई केथ नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हम टोटल पॉपुलेशन को सैंपल साइज पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास केथ नंबर आता है। फिर जो हमारे पास नंबर आता है हम उसी बंदे को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन सारी रैंडम सिलेक्शन के लिए हमारे पास एक सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, एक लिस्ट होगी, देन हम उनमें से रैंडमली इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली रैंडम सैम्पलिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं होती, हमें पॉपुलेशन का नहीं पता होता, तो फिर हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते, फिर हम अपनी नॉन रैंडम सैम्पलिंग की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग के लिए हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क, सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए। हमारे पास मस्ट सैम्पलिंग फ्रेम होगा, देन हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सैम्पलिंग्स के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, वो आप लोग खुद देख लेना मेडिजी की बुक में से। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज द सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू अ सेट स्केड्यूल और प्लान। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने थर्ड नंबर, केस नंबर निकाला हुआ होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन में से वो हर थर्ड बंदे को वो सिलेक्ट कर रहे हैं एज अ सैंपल। ठीक है, फर्स्ट दो को उन्होंने छोड़ के तीसरे को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर दो को छोड़ के उन्होंने तीसरे को सिलेक्ट कर लिया, मेडीजी की जो बुक है रिसर्च की। ठीक है, वहां से आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेना। ठीक है, उसमें इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कि हर वो थर्ड इंडिविजुअल को वो एज अ सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे हमारे पास है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अगर आप इसके नेम से देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा, तो ये किस किस्म की सैम्पलिंग है। कन्वीनियंस मीन्स रिसर्चर की अपनी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, जो उसको इजी लगता है जहाँ से इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट करना, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर लेता है। This method is dependent on the ease of access to subjects, such as serving customers at a mall or passers-by on a busy street. It is usually termed as convenience sampling, as it's carried out on the basis of how easy is it for researchers to get in touch with the subject. ठीक है, अब convenience sampling total रिसर्चर पे डिपेंड करती है, जो उसको कन्वीनियंट लगता है वो वहां से जाके डाटा सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है कि अगर वो मॉल में जा रहा है तो अगर उसको वहां पे कोई कस्टमर्स मिलते हैं तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है इजीली, जो उसको कन्वीनियंस लगे। ठीक है,
या अगर वो स्ट्रेट से जा रहा है तो वहां पे अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए पार्टिसिपेंट तो वहां से इन्फॉर्मेशन ले ले। मीन्स कि रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी कन्वीनियंस की बेस पे सैंपल सिलेक्ट करते हैं। क्या अब यहाँ पे कोई रैंडमाइजेशन नहीं है। ठीक है, और ये ना ठीक है इजीली एक्सेसिबल पॉपुलेशन जहाँ पे उसको मिलते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के तौर पे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि उसने स्ट्रिक्टली उसने किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। उसकी अपनी मर्जी है कि वो जितने मर्जी पार्टिसिपेंट्स को चाहिए वो सिलेक्ट कर ले। ये मोस्टली कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि वो सैंपल साइज भी वो कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो जितना मर्जी चाहे वो सैंपल साइज सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी में एज तक सैंपल साइज की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जिसने करना वो कर ले। ठीक है, जिसने नहीं करना वो बाउंड्री नहीं है कि वो मर्ज वो सैंपल साइज सिलेक्ट करें। ठीक है, सैंपल साइज सिलेक्शन से थोड़ा आइडिया होता है कैलकुलेशन से कि कितना सैंपल साइज रिक्वायर है कितनी पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ गया। अब यहाँ पे बायसनेस के चांसेस ज्यादा है, फेवरेटिज्म के चांसेस ज्यादा है, एरर के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गई टाइप, जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, अब इसकी टर्म्स यदि आप देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या रिसर्चर करेगा, कैसी टेक्निक यूज करेगा। जजमेंटल मीन्स वो खुद से जज कर लेगा। ठीक है, या जिसको लगेगा कि जो उसकी स्टडी का टॉपिक है या जो पर्पस है अगर उस पे वो इंडिविजुअल उसको पर्पस को फुलफिल कर सकता है तो वो उससे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इन जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग द सैंपल इज फाउंड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज प्योरली considering the purpose of study along with the understanding of the target audience। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है अपनी स्टडी के जो पर्पस को उसका लगता है कि फुलफिल कर लेगा वो उसको सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, जो उसको लगता है कि जो उसकी जो ऑडियंस है वो उसको इजीली इसके टॉपिक को समझ लेगी या जो जिस तरह की इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पार्टिसिपेंट्स को उस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकता है, देन वो उसको सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने किसी किसी टॉपिक पे या फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग रिसर्च पे मैंने अगर पर डेटा कलेक्ट करना होगा कि नर्सिंग रिसर्च कितनी स्टूडेंट्स को आती है, क्या उन्होंने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो मैं जज करूंगी कि मुझे पता है कि मैं नर्सिंग रिसर्च के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, किनको आइडिया होगा, किनको नॉलेज होगा। ठीक है, मेरी स्टडी में कितने परसेंट नॉलेज आना चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ मेरे पास 100% नॉलेज आए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि नर्सिंग रिसर्च में हम क्या क्या चीजें देखते हैं कैसे करते हैं, तो अब मुझे पता है कि मैं किस पार्टिसिपेंट से या ऑडियंस से जाके डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग रिसर्च पढ़ते हो तो फिर मैं आप लोगों को सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, जज कर लिया मैंने कि आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छी दे सकते हो और जो मेरी स्टडी का पर्पस है वो अच्छे से अचीव हो सकता है, तो फिर मैं आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टडी के रिजल्ट 100% एक्यूरेट आए। देन मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, कौन उसको अंडरस्टैंड कर सकती है, किनको थोड़ा सा आइडिया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। देन मैं उन तीन में से फिर सैम्पलिंग करती हूँ। तो ये मेरे पास जजमेंटल जज कर लिया। ठीक है, या मेरे पर्पस जो स्टडी का पर्पस है उसको फुलफिल करते हैं तो मैं सैम्पलिंग करती हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया कि किस बेस पे हम जज करेंगे फिर हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट में ये बता रही है जो आपको लगता है कि आपकी जो स्टडी का जो पर्पस है उसको फुलफिल नहीं करते देन हम उनको सैंपल में सिलेक्ट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे भी रिसर्चर की अपनी मर्जी है। यहाँ पे भी कोई रैंडम टेक्निक यूज नहीं करा, कोई प्रोटोकॉल या कोई इस तरह का प्रोसीजर यूज नहीं करा। अच्छा, अभी अजान स्टार्ट होती है तो फिर मैं ब्रेक दे देती हूँ। ठीक है, अभी स्टार्ट में नहीं। जजमेंटल में ये है कि वो जज कर लेता है। ठीक है, अपने पर्पस की उसकी स्टडी का टॉपिक क्या है या पर्पस क्या है, इसको लगता है कि वो उसकी स्टडी के पर्पस को अचीव कर सकते हैं, वो हेल्पफुल है, देन वो जाके उन पार्टनर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग है। ठीक है,
जो उसको लगता है कि वो उनकी स्टडी को फुलफिल कर सकते हैं, वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल बताएगी कि मास्टर डिग्री में जो इंटरेस्टेड है वो उन पे जो स्टडी करना चाहे उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि जो लोग पार्टिसिपेशन करना चाहें, जो इंटरेस्टेड है मास्टर की डिग्री करने में, ठीक है, तो वो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जो इंटरेस्टेड नहीं है वो उनको अपनी स्टडी से एक्सक्लूड कर देंगे। चलो एग्जाम हो रही है तो फिर हम वेट कर लेते हैं, ठीक है।
10 मिनट की ब्रेक कर लो, ठीक है, नमाज पढ़ लो, फिर 50 पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2-3 स्लाइड्स रह गई तो कंप्लीट करते हैं लेक्चर।
चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ स्लाइड्स आई हैं कंप्लीट करते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जैसे एग्जांपल में बताया कि जजमेंटल सैम्पलिंग है कि कुछ उनके पास पार्टिसिपेंट है, रिसर्चर ने किसी क्राइटेरिया पे उनको जज करके उनको सैंपल कर लिए। ठीक है, जिसको लगता है जो उसकी स्टडी के पर्पज को फुलफिल कर सकते हैं या कुछ जिस भी क्राइटेरिया पे उसने जज किया वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्नोबॉलिंग सैम्पलिंग। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग इसे हम चेन रेफर सैम्पलिंग भी कहते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग मेथड दैट इज यूज्ड इन स्टडीज व्हिच नीड टू बी carried out to understand subjects which are difficult to trace। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो खुद जाके पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता, बल्कि वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी एक जगह पे बैठा हुआ है या किसी एक ऑफिस में है तो वो क्या करता है, अगर उसके पास एक पार्टिसिपेंट आया स्टडी के लिए, ठीक है, उसने उसको इन्फॉर्मेशन सारी दी है, तो जो पार्टिसिपेंट जिसने इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है रिसर्चर को, वो समझ गया है कि वो जो रिसर्चर है वो किस टॉपिक पे स्टडी कर रहा है। ठीक है, या उसको जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो किस तरह का चाहिए, तो वो क्या करता है रिसर्चर उसके पास पहला पार्टिसिपेंट आया था वो कहता है उसको कि नेक्स्ट तुम जाओ और तुमको जो लगे जो मेरी स्टडी को समझ सके या इस टॉपिक को फुलफिल कर सके पर्पस को, ठीक है, उसको मेरे पास भेज देना। फिर वो उस पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन लेता है, फिर सेकंड वाले को कहता है कि नेक्स्ट तुम्हें जो इस तरह का मिले जो मेरी स्टडी को फुलफिल कर सकता है उसको आप मेरे पास भेजो। ठीक है, इस तरह वो क्या करता है, वो चेन बनती जाती है। रिसर्चर खुद एक जगह पे स्टे रहता है, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन को ट्रेस करना मुश्किल हो, वहां पे हम ये स्नो बॉलिंग करते हैं। ठीक है, तो एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट को कहता है, दूसरा तीसरे को कहता है, तीसरा चौथे को कहता है, तो इससे क्या होता है, ये चेन बनती जाती है। ठीक है, जैसे एक इंडिया की मूवी थी जय हो, उसमें वो एक मैसेज था थैंक यू वाला मैसेज। ठीक है, वहां पे वो क्या करता है कि जिसकी वो हेल्प करता है वो उसको कहता है कि आगे जो बंदा उसको मिले वो आगे उसको कहे कि वो अगले 3 लोगों की हेल्प करे। तो ये क्या है, वहां पे भी वो स्नो बॉलिंग सैम्पलिंग यूज करे। ठीक है, एक बंदे को उसने वो मैसेज दिया, अगला बंदा जब उसको दूसरा बंदा मिला उसने सेम मैसेज उसको दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को दिया, तो इससे क्या हुआ, वो चेन बनती गई है। ठीक है, स्नो बॉल में क्या होता है, एक बर्फ का जो गोला होता है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे से बड़े से बड़ा होता जाता है, तो ये इसी तरह इसे हम स्नो बॉल सैम्पलिंग कहते हैं। क्लियर हो गया स्नो बॉल सैम्पलिंग क्या है। अच्छा, स्नो बॉल सैम्पलिंग जैसे बर्फ का गोला होता है, ठीक है, वो जैसे जैसे बर्फ उस पर ज्यादा आती है तो वो क्या होता है, छोटे से बड़े से बड़ा होता जाता है। तो स्नो बॉल सैम्पलिंग भी ऐसे ही है, इसमें क्या है, चेन बनती जाती है। ठीक है, इसमें रिसर्चर के पास एक पार्टिसिपेंट आता है, वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है सारी, देन वो क्या कहता है उस पार्टिसिपेंट को कि नेक्स्ट तुम्हें कोई पार्टिसिपेंट मिले इस तरह का जो मेरी स्टडी को फुलफिल कर सकता है, जो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उसको मेरे पास भेज देना। ठीक है, सेकंड ने आके रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर सेकंड वाला किसी और को मिलता है, थर्ड के पास, थर्ड वाला वो फिर रिसर्चर के पास होता है, थर्ड वाला किसी और को मिलता है, वो फोर्थ को उस रिसर्चर के पास होता है। इससे क्या है, वो चेन बनती जाती है। ठीक है, स्नो बॉल सैम्पलिंग होती जाती है। ये हमारे पास स्नो बॉल सैम्पलिंग आ गई। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखो, ठीक है, एक पार्टिसिपेंट से आगे उसने 2 पार्टिसिपेंट्स को भेजा, 2 पार्टिसिपेंट्स की इंटरेक्शन आगे 3 से हुई, 3 के आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों से होगी, तो ये क्या एक चेन बनती गई। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये सारी क्या, ये स्नो बॉलिंग है। ठीक है, चेन एक बनती गई। नेक्स्ट हमारे पास है कोटा सैम्पलिंग। जैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो एक कोटा फिक्स होता है, क्या वो इस तरह का हमारे पास क्या कोटा सैम्पलिंग, किसी भी हम एट्रीब्यूट की बेस पे हम क्या करते हैं, कोटा सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये कोटा स्पेसिफिक है और इसमें जो लोग आएंगे हम उनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक प्री स्टैंडर्ड सेट उन्होंने प्री सेट स्टैंडर्ड बनाए होते हैं जिसकी बेस पे वो कोटा सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखो उन्होंने एक कोटा बना दिया गया कि जो मेल्स हैं और जिनकी अबव एज 50 है। ठीक है, ये एक उन्होंने एक कोटा स्पेसिफाई कर दिया। अब इस कोटा पे जो लोग फुलफिल उतरेंगे वो उनमें से सैम्पलिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, क्लियर हो गया आज का लेक्चर।
आज हमने सैम्पलिंग देखी, फिर कुछ हमने टर्म्स डिफाइन किए सैम्पलिंग में, फिर हमने फैक्टर्स देखे कौन से इफेक्ट करते हैं सैम्पलिंग पे, फिर हमने टाइप देखी, इसमें हमने दो बेसिक इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमने फर्दर 4 टाइप्स उसकी देखी, जिसमें रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है। फिर हमने नॉन प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग्स देखी हैं, की टाइप्स देखी हैं, ठीक है, जिसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग है। फिर हमारे पास आ जाती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, कोई कंफ्यूजन या कुछ आपने पूछना हो तो आप पूछ लो। मुद्रा के सिर्फ दो काम है, ये तो फर्स्ट में आके वो अटेंडेंस लगा देती है, ठीक है, ये लास्ट में आके जी मैम कह देती है, इसके सारा लेक्चर उसने लिया है, दरम्यान में कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के काम करते हैं, स्टार्ट में आके अटेंडेंस लगा दी, दरम्यान में गायब हो रहे फिर आगे। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।